नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के पार्ट नंबर 40 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के 16 इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। और पहले आप लोग सभी प्रश्न को खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा 16 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। दोस्तों ये जो प्रश्न है एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से वाट का संबंध शक्ति के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है वोल्ट का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले खाली स्थान पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो वाट जो होता है वो शक्ति का SI मात्रक होता है। उसी प्रकार से आगे हम लोग सोचेंगे तो वोल्ट जो होता है वो आपका विभव का SI मात्रक होता है, यानी कि इस वाले खाली स्थान पर जो है वो आपका विभव भरा जाएगा। विभव आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपका विभव दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है उस संख्या को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में तीसरी संख्या से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 36 का संबंध 109 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 25 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 36 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 109 बन जाए। 36 से हम लोग 109 किस प्रकार से ला सकते हैं, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 25 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और अपना दिमाग लगाइएगा 36 से हम लोग 109 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग 36 में 3 से गुना करते हैं तो 36 गुना 3 जो है वो आपका 108 होता है, लेकिन यहाँ पर 109 दिया गया है तो 108 में अगर हम लोग एक ऊपर से प्लस करते हैं तो 108 प्लस 1 आपका 109 बनता है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे संख्या 25 है तो पहले हम लोग 25 में भी 3 से गुना करेंगे। 25 गुना 3 आपका 75 होता है। यहाँ पर देखिए गुना 3 करने के बाद प्लस 1 भी किए हैं तो यहाँ पर भी प्लस 1 करेंगे। 75 प्लस 1 आपका 76 हो जाएगा। 76 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 76 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है उस अक्षर युग्म को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में तीसरी अक्षर युग्म से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरा अक्षर युग्म पहले अक्षर युग्म से संबंधित है। दोस्तों ये भी प्रश्न एनालॉजी का प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से PB का संबंध UW के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है JT का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। देखिए सबसे पहले आपका क्या दिया गया है, सबसे पहले जो है आपका
P और B दिया गया है, इससे क्या लिखा हुआ है, तो इससे आपका UW दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो P से आपका U है। देखिए P जो होता है ABCD के क्रम में 16वें नंबर पर होता है और U आपका 21वें नंबर पर होता है। यहाँ पर आपका +5 है। आगे देखिएगा B से आपका W है। B जो है ABCD के क्रम में दूसरे नंबर पर होता है और W आपका 23वें नंबर पर होता है। और आप लोग याद रखिएगा ABCD में आपके टोटल 26 अक्षर होते हैं। 26 के बाद आपका फिर से ABCD आ जाता है, यानी कि B-5 करने पर आपका W बनेगा। यानी कि पहले अक्षर में +5 कर दिया गया है और दूसरे में -5। वही से हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका J और T दिया गया है, इसके भी पहले अक्षर में हम लोग +5 करेंगे तो J आपका जो है वो 10वें पर होता है। 10 + 5 आपका 15 और 15वें नंबर पर आपका O होता है। दूसरा अक्षर T है, दूसरे में -5 करेंगे, T आपका 20वें पर होता है। 20 - 5 करने पर 15 और 15वें पर O होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका डबल O दिया गया है, तो डबल O ऑप्शन नंबर B में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कार्य दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये जो प्रश्न है SSC CGL एग्जाम 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग इस प्रकार के प्रश्न को यहाँ पर खुद से सॉल्व कीजिएगा तभी जाकर एग्जाम में आप लोग आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए सबसे पहले आपका 115 दिया गया है, 115 के आगे आपका 178 दिया गया है, 178 के आगे आपका 241 दिया हुआ है, 241 के आगे आपका 304 है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये जो श्रृंखला है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। यानी कि पहले हम लोग अंतर को देखेंगे, 115 से आपका 178, यहाँ पर आपका जो है वो +63 का अंतर बनता है। आगे देखिएगा 178 से आपका 241 है, यहाँ पर भी आपका +63 कर दिया गया है। आगे देखिएगा 241 से आपका 304 है, यहाँ पर भी आपका +63 का अंतर है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिए +63 यानी कि आगे भी हम लोग +63 करेंगे तो 304 + 63 जो है वो आपका 367 बनेगा। 367 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 367 भरा जाएगा। दोस्तों सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा और आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कार्य दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा
तो सिंगल सिंगल अक्षर को देखिए एल से आपका आगे एम है, यहाँ पर जो है वो आपका +1 कर दिया गया है। एल +1 आपका एम होता है। आगे देखिए ओ से आपका एम है, यहाँ पर आपका -2 कर दिया गया है। आगे देखिएगा सी से आपका एफ है, यहाँ पर आपका +3 कर दिया गया है। आगे देखिए के से आपका जी है, यहाँ पर आपका -4 कर दिया गया है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो एम से आपका एन है, यहाँ पर भी आपका जो है ओ +1 बनता है। एम से आपका के है -2 बनता है। एफ से आपका आई है +3 बनता है। और जी से आपका सी है, यहाँ पर आपका -4 बनता है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो एन से आपका ओ है, यहाँ पर भी आपका +1 है। के से आपका आई है -2 है। आई से आपका एल है +3 है। और सी से आपका वाई है -4 है। यानी कि पहले वाले अक्षर में +1 करता है, दूसरे वाले में -2, तीसरे वाले में +3 और चौथे वाले में -4। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। पहला अक्षर ओ है तो हम लोग ओ +1 करेंगे। ओ +1 जो है वो आपका पी होता है। दूसरे वाले में -2 करेंगे, आई है। आई -2 जो है वो आपका जी होता है। तीसरे वाले में हम लोग +3 करेंगे तो एल +3 जो है वो आपका ओ होता है। आगे देखिएगा y है, चौथे वाले में -4 करेंगे तो y -4 जो है वो आपका u होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका PGOU दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। PGOU जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कार्य दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हो सकती है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। देखिए जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले प्रश्न को तो नीचे की ओर से देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, 75 है, 34 है और क्वेश्चन मार्क है। यानी कि ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 11 और 4 से आपका 75 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 7 और 3 से 34 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 4 और 5 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न जो है वो आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो या फिर आपका पुलिस का एग्जाम हो, इस प्रकार के प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहला संख्या 11 है और दूसरा संख्या 4 है। ये दोनों संख्या से हम लोगों को 75 लाना है। अगर सबसे पहले हम लोग पहला संख्या 11 है तो 11 प्लस करते हैं, दूसरा संख्या 4 है तो 4 के पावर 3 करते हैं, कितना हो जाएगा 11 हम लोग प्लस करेंगे 4 के पावर 3 आपका 64 होता है। 11 प्लस 64 जो है वो आपका 75 हो जाएगा। 75 आपका यहाँ पर दिया गया है। वही सेम आगे करेंगे। आगे पहला संख्या 7 है तो 7 प्लस करेंगे, दूसरा संख्या 3 है तो 3 के पावर 3 करेंगे। देखिएगा 7 प्लस करेंगे 3 के पावर 3 जो है वो आपका 27 होता है और 7 प्लस 27 जो है वो आपका 34 बनेगा। 34 भी आपका यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही से हम लोग आगे करेंगे। पहला संख्या 4 है तो पहला संख्या हम लोग प्लस करेंगे दूसरा संख्या के पावर 3, दूसरा संख्या आपका 5 है तो 5 के पावर 3 करेंगे। देखिएगा 4 प्लस करेंगे 5 के पावर 3 आपका 125 होता है। 4 प्लस 125 आपका 129 हो जाएगा। 129 जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 129 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है एक पासे की 3 स्थितियां प्रदर्शित है, तब 3 बिंदुओं के दूसरी ओर के हिस्से के बारे में बताइए। यहाँ पर जो है वो पासे का 3 स्थितियां दिया गया है। पहले आप लोग ये तीनों स्थितियों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा बिंदु 3 के जो है वो विपरीत कौन सा बिंदु बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा पासे 1 और पासे 2 को, तो इसमें देखिए आपका 4 जो है वो आपका दोनों में दिया गया है और ध्यान से देखिएगा तो 2 भी आपका जो है वो दोनों में दिया गया है। और दोस्तों जब भी दो पासे के दो संख्या समान हो तो तीसरा संख्या जो होता है एक दूसरे का विपरीत होता है, यानी कि 3 का विपरीत जो है वो आपका 6 बनेगा। 6 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले ट्रिक को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। जब भी दो पासे के दो बिंदु या फिर दो अक्षर समान हो तो तीसरा जो होता है एक दूसरे का विपरीत होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है और एक असंगत है। उस असंगत शब्द का चयन कीजिए। कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल और हॉकी, ये चारों शब्द में सबसे अलग शब्द कौन सा दिया गया है ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों तो वॉलीबॉल, फुटबॉल और हॉकी में जो है वो बॉल का प्रयोग किया जाता है, जबकि कबड्डी में जो है वो बॉल का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी कि सबसे अलग जो है वो आपका कबड्डी बनता है। कबड्डी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। माता पिता और पुरुष का किस प्रकार से वेन आरेख, वेन डायग्राम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा माता पिता और पुरुष में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पिता जो होते हैं वो आपके पुरुष होते हैं, यानी कि पुरुष के अंदर जो है वो आपके पिता हो जाएंगे। और माता ये दोनों शब्द से अलग दिया गया है, यानी कि सबसे पहले हम लोग पुरुष के लिए एक गोला बना लेंगे, पुरुष के अंदर आपके पिता हो जाएंगे और माता ये दोनों से अलग है, यानी कि माता को हम लोग अलग कर देंगे। इसका वेन आरेख, वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख, वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। ये जो प्रश्न है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। और दोस्तों ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख पर सेट कर लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है सभी पी क्यू है। सभी पी क्या है? क्यू है। इसका वेन आरेख, वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा? सभी P जो है वो Q है, यानी कि Q के अंदर जो है वो आपके P हो जाएंगे, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका Q के लिए हो जाएगा और Q के अंदर जो है वो आपका P हो जाएगा, यानी कि ये जो आरेख है आपका P के लिए हो जाएगा। आगे कथन को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कह रहा है कुछ Q Z है। कुछ Q क्या है? Z है, यानी कि Z के लिए जो आरेख बनेगा ये आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। Z और Q जो है वो आपके आपस में कुछ संबंधित हो जाएंगे। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है कथन 3। कथन 3 आपको कह रहा है कुछ Z T है। कुछ Z क्या है? T है, यानी कि T जो है वो आपके Z से कुछ जुड़े हुए हो जाएंगे, यानी कि ये जो आरेख है
ये आपका टी के लिए हो जाएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कुछ टी पी है, ध्यान से देखिएगा। तो टी के लिए आरेख आपका यहाँ पर दिया गया है और पी के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपका अलग अलग है, यानी कि कोई टी जो है वो आपका पी नहीं है। यहाँ पर देखिए कुछ टी आपका पी बोल रहा है, यानी कि ये निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कुछ पी जेड है, कुछ पी क्या है जेड है। देखिए पी के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और जेड के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख भी आपके अलग अलग दिए गए हैं, यानी कि कुछ पी जो है वो आपका जेड नहीं है। ये भी निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 3 को देखिएगा, कोई टी जेड नहीं है, ध्यान से देखिएगा। तो टी के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और जेड के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ टी जो है वो आपका जेड है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया है, यानी कि ये भी निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। तीनों निष्कर्ष आपका गलत बनता है। कौन सा ऑप्शन में तीनों निष्कर्ष को गलत किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, यानी कि तीनों निष्कर्ष को ऑप्शन नंबर डी में गलत किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है एन वाई का भाई है और वाई बी की बहन है, बी जेड की पत्नी है और सी वाई की माँ है। जेड का सी से क्या संबंध है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है और ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है एन वाई का भाई है। एन कौन है? तो वाई का भाई है। दोस्तों भाई जो होता है एक ही पीढ़ी का होता है, यानी कि एन के सामने हम लोग किसको रखेंगे? तो वाई को रखेंगे। क्या रिश्ता है? भाई का है, तो आप लोग यहाँ पर भाई भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है वाई बी की बहन है। वाई कौन है? बी की बहन है। बहन भी एक ही पीढ़ी का होती है, यानी कि वाई के सामने किसको रखेंगे? तो बी को रखेंगे। क्या रिश्ता है? बहन का है, तो आप लोग यहाँ पर बहन भी लिख लीजिएगा ताकि प्रश्न को समझने और सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। बी जेड की पत्नी है। बी कौन है? तो जेड की पत्नी है। पत्नी भी एक ही पीढ़ी का होती है, यानी कि बी के सामने किसको रखेंगे? तो जेड को रखेंगे। क्या रिश्ता है? पत्नी का है, तो आप लोग यहाँ पर पत्नी भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है सी वाई की माँ है। सी कौन है? तो वाई की माँ है। माँ जो होती है एक पीढ़ी ऊपर का होती है। सी कौन है? तो वाई की माँ है, यानी कि वाई से ऊपर हम लोग किसको रखेंगे? तो सी को रखेंगे। क्या रिश्ता है? माँ का है, तो आप लोग यहाँ पर माँ भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है जेड का सी से क्या संबंध है। देखिएगा जेड और सी आपका यहाँ पर दिया गया है, ये दोनों का रिश्ता आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सी जो है वो वाई की माँ है। सी कौन है? तो वाई की माँ है। और वाई का बहन कौन है? तो बी है। और बी का पत्नी कौन है? बी का पति कौन है? तो जेड है। देखिए जेड की पत्नी बी है, यानी कि बी का जो पति है वो जेड है, यानी कि आपके बेटी का बेटी आपका जो है बेटी का आपका बेटी का जो पति है वो आपका कौन लगेगा? तो आपका बेटी का जो पति है वो आपका दामाद लगेगा, यानी कि यहाँ पर जो रिश्ता बनता है वो आपका दामाद का रिश्ता बनता है। दामाद आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा सी का बेटी कौन है? तो सी का बेटी वाई है और वाई का बहन बी है, यानी कि बी जो है वो सी का भी बेटी है। बी जो है वो सी का भी बेटी है और बी का पति कौन है? तो जेड है, यानी कि आपके बेटी का जो पति है वो आपका दामाद लगेगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है नीचे दी गई दो संख्याओं को आपस में बदल दिया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा।
दोस्तों यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है और ये समीकरण का मान जो है वो आपका 6 है और ये जो समीकरण है वो आपका गलत दिया गया है। प्रश्न आपको कह रहा है किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर यह समीकरण आपका सही हो जाएगा। अगर आप लोग समीकरण को देखिएगा तो 4 + 2 / 3 × 8 - 1 दिया गया है। अगर दोस्तों हम लोग 3 के जगह पे जो है वो 4 को रखते हैं और 4 के जगह पे 3 को रखकर इस वाले समीकरण को हल करके देखते हैं तो देखिए पहले आपका 4 है, 4 के जगह पे 3 को रखेंगे, 3 यानी कि 3 प्लस करेंगे 2 भागा करेंगे 3 है तो 3 के जगह पे हम लोग 4 को रखेंगे, गुना करेंगे 8 माइनस करेंगे 1। अब देखिएगा 3 प्लस करेंगे 2 भागा 4 जो है ये आपका 1/2 हो जाएगा और गुना करेंगे 8 माइनस करेंगे 1। देखिए 2 से 8 को काटेंगे तो आपका 4 से कटेगा। आगे देखिएगा 3 प्लस करेंगे 4 माइनस करेंगे 1 तो आपका कितना हो जाएगा, 3 + 4 आपका 7 होता है, 7 - 1 आपका 6 हो जाएगा। 6 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले समीकरण को सही करने के लिए 3 के जगह पे 4 और 4 के जगह पे 3 को रखना होगा। 3 और 4 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कार्य निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। खाना, धोना, खरीदना, काटना और पकाना का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहला शब्द जो है वो आपका खरीदना हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। खरीदने के बाद जो है वो आपका धोना हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। धोने के बाद आपका काटना हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। और काटने के बाद आपका पकाना हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। और पकाने के बाद आपका खाना हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 3, 2, 4, 5, 1 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा 3, 2, 4, 5, 1 दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कार्य है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दर्पण को, तो दर्पण जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। और दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका बाएं से उलटकर दाएं में चला जाता है और दाएं वाले आकृति उलटकर आपके बाएं में चले आते हैं। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहला जो आपका एक खंड है ये आपका उलटने के बाद भी इसी प्रकार से रहेगा और ये जो लाइन आपके इस प्रकार से दिए गए हैं ये आपके आकृति उलटने के बाद आपको इस प्रकार से दिखाई देंगे। और ये सभी लाइन जो आपके इस प्रकार से है ये आपके आकृति उलटने के बाद जो है वो आपके कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कार्य है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में, तो देखिए प्रश्न आकृति में पहले आपका इस प्रकार का लाइन है तो यहाँ पर भी जो है वो आपके इस प्रकार के एक लाइन बनते हैं, उसके बाद नीचे की ओर एक लाइन है तो यहाँ पर भी आपका नीचे की ओर एक लाइन बनता है। देखिएगा
उसके बाद देखिए आपका ऊपर की और एक लाइन है, यहाँ पर भी आपका इस प्रकार का एक लाइन बनता है। उसके बाद आपका इस प्रकार का लाइन है, यहाँ पर भी आपके इस प्रकार के लाइन बनती है। यानी कि ये जो प्रश्न आकृति है ये आपका ऑप्शन नंबर सी में निर्मित है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 और ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। और इस प्रकार के प्रश्न हम आपको सभी पार्ट में कराते थे, तो इस वाले प्रश्न को होमवर्क के तौर पे छोड़ते हैं। तो इस वाले प्रश्न को आप लोग ज़रूर खुद से सॉल्व कीजिएगा और हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा पंजाब का कोड आपका क्या बनेगा। और आप लोग एक बार ये भी कमेंट कर दीजिएगा कि 16 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट कर दीजिएगा। और जितने मेरे भाई इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।